एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडु पताचार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा, इसके बाद हमारी क्लास को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने कुछ जो आपके कल के टॉपिक थे उनको छोड़ा था, वहीं से आगे बात करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो सेक्शन चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, जल्दी से बताओ एक बार। शायद हम 32 तक कर चुके थे। जल्दी से बता दो यहां से कहां तक हम लोग कर चुके थे, उसी के आगे की हम बात करने वाले हैं। शाबाश जी, वेरी गुड। आ जाओ सारे के सारे जल्दी से। तो हम जो बात करेंगे, अब लोग बात करने वाले हैं धारा नंबर किसकी, यानी कि धारा नंबर हम 33 की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम धारा 32 तक तो पढ़ चुके थे। आगे की जो धारा है इसकी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। चलो जी, बिल्कुल शाबाश जी, आ जाइएगा। पीएसएस जी बिल्कुल वेलकम है आपका। तो हमारी धारा कौन सी वाली, धारा 33 क्या कहती है आप लोगों से? तो धारा 33 के अंदर लिखा गया है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन आपास्त होने की दशा में निर्देश है। यानी कि समझे क्या इस बात से भाई, ये तो आपकी किताबी लैंग्वेज हो गई कि इसमें लिखा गया है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? सर आज क्लास क्यों नहीं ली? जी ममता जी, कुछ रीजन था, नहीं पहुंच पाया मैं स्टूडियो। पता है आपका इवेंट भी मैंने खिसकाया था लेट पे लेट, फिर ट्रैफिक में भी फंस गया, तो इस वजह से आज क्लास नहीं हो पाई। कल से यही क्लास आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर हम जो थ्योरी है हमारी वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपकी 2-3 दिन की छुट्टी करूंगा, उस छुट्टियों के दौरान हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि मैं जाऊंगा घर पे, यहां से ये जो पैनल है वो तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने होंगे। तो प्रैक्टिस में आपको कंटिन्यू करवाऊंगा जब तक हम थ्योरी कर लेते हैं। जब मैं छुट्टी पे जाऊंगा यहां से, उस समय हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कल 2 घंटे की क्लास होगी, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक मैं क्लास करूंगा आपकी, और उसके अंतर्गत आपका अध्याय नंबर 3 की बात करेंगे। आ जाओ सीधी सी बात करते हैं, हम कहां पर थे, जहां पर बात करते हैं। यानी कि कह रहा है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दिशा में निर्देश। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लो नगर पालिका का गठन हुआ, नगर पालिका का अगर गठन होता है, ऐसा की तैयारी करनी है वो भी कर पाएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। तो यहां पर आपके मैंने कह रहा हूं कि नगर पालिका का मान लो जाए गठन होता है, नगर पालिका का गठन हुआ, ठीक है, गठन हो गया। इसके बाद होता क्या है? गठन होने के बाद आपके 2/3 सदस्य क्या होते हैं? 2/3 सदस्य अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। क्या घोषित कर दिए जाते हैं? अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो इस दशा में राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो क्या कर सकती है, उस नगर पालिका को भंग कर सकती है। उस नगर पालिका को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। ये बात लिखी हुई है कहां पर? आपके आर्टिकल यानी कि सेक्शन नंबर 33 की बात करें तो वहां पर लिखी हुई है। पार्ट ए की क्लास रेखा जी कल नहीं करेंगे, यानी कि आप कहोगे तो कर देंगे क्लास। भाई ठीक है, उसका भी टाइम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कहोगे, आपका मन होगा, पर भैया आप लोग है ना, देखो दिलचस्पी दिखा नहीं रहे तो थोड़ा सा मनोबल क्या है, गिर जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास करनी, संडे की 2 घंटे के अंदर आप दिखे ही नहीं, फिर मजा क्या आएगा? ठीक है। आज नहीं आ पाई, मैंने कहा कि मैं नहीं पहुंच पाया था। आज जाओ बात करेंगे लास्ट में, पहले समझ लेते हैं आपकी धारा नंबर 33 को। यानी कि इसके अंदर लिखा गया है कि ये तो आपकी किताबी लैंग्वेज की समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में निर्देश है। यानी कि समस्त उम्मीदवार, इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 सदस्य मान लो, जो टोटल सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो अवैध घोषित हो गए तो यहां पर राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि उस नगर पालिका को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। आगे बात समझ में यहां से, और नई नगर पालिका का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। अब इस बात को लिख देते हैं हमारी लैंग्वेज में हम लोग, ताकि आप लोगों को यहां पर समझ में आए बाद में जब पढ़ो कि ये लाइन यानी कि ये सेक्शन है वो आप लोगों से कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है, इसकी भाषा क्या है, भाव क्या है, उस भाव को हमें समझना है। तो यहां पर हम लिखेंगे नगर पालिका के, नगर पालिका के गठन पर, गठन के बाद, या फिर ऐसे कह सकते हैं गठन के बाद अगर 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं है, तो राज्य सरकार, तो राज्य सरकार उस नगर पालिका को
भंग कर सकती है, भंग कर सकती है। अब यहां पर क्या हुआ, यूं समझ लो अपनी लैंग्वेज में कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा था। नगर पालिका का जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के दौरान हुआ क्या कि 2/3 जो सदस्य थे वो तो क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब 2/3 ही हो गए तो फिर बचा ही क्या, अवैध। मतलब कि अवैध को आपको, अवैध एक हिंदी शब्द ही है, यानी कि खराब हो गया मत। जैसे कि आपने मत दिया, यानी कि आपने मत दिया और वो मत मान्य नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपकी कोई कमी रह गई उसके अंतर्गत, तो उस मत को हम अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैध, यानी कि वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, इंग्लिश में कहें तो वैलिड, ठीक है, वैलिड नहीं है वो वाला मत, तो अवैध माना जाएगा उसको। यानी कि 2/3 सदस्य क्या हो गए, आपके अवैध घोषित हो गए। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस नगर पालिका को क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, ठीक है। और नई नगर पालिका का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यही आपकी धारा नंबर 33 कहती है। अगली धारा कौन सी आपकी, तो अगली धारा है कि आदेशों और विनिश्चय अंतिमता। यानी कि कहना क्या चाह रही है भैया ये लाइन, यानी कि धारा नंबर 34 आपसे कहना क्या चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि आदेश और विनिश्चय अंतिमता। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले धारा के अंतर्गत कि जैसे कि मैं कहूं आप लोगों से, जो हमने हमारा हाई कोर्ट था उसका निर्णय अंतिम होगा, यही पढ़ा था कि भाई जो भी कोई मामला यहां पर विवाद आता है तो उस विवाद के अंतर्गत जो हमारा हाई कोर्ट करेगा वही निर्णय अंतिम होगा। तो यही बात ये कहना चाह रही कि आदेश और विनिश्चय अंतिमता, यानी कि सारी बातें हम बात करें तो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा यहां पर। ये लाइन ये आपकी, यानी कि 34 जो आपका सेक्शन है वो यही कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल जी, माँ बापू का सहारा बिल्कुल वेलकम है आपका, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं कि जो हमने धारा नंबर 32 के अंदर पढ़ा था, धारा 32 के अनुसार हाई कोर्ट का, यानी कि उच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। निर्णय ही क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। यहां से कोई दिक्कत इसमें से कि भाई ये केवल और केवल आपको जो आपका सेक्शन नंबर 34 है ये बताना चाह रहा है कि कोई भी मामला होगा, कोई भी विवाद होगा, तो हमने आपकी धारा नंबर 32 में आपको लिखवाया था कि सारे जो निर्णय है वो उच्च न्यायालय का होगा। तो ठीक है, यहां पर कोई विवाद आता है तो धारा 32 के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय ही क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। ये धारा नंबर 34 आप लोगों से कहती है। अगली बात करें हम लोग, तो अगला क्या है, निरर्थताएं। क्या है, निरर्थताएं, यानी कि अयोग्यताएं। क्या कहें हम लोग, अयोग्यताएं, अयोग्यताएं। तो अयोग्यताएं क्या कहना चाह रही है आप लोगों से, यानी कि धारा नंबर 28 और धारा नंबर 29। यहां पर 28 में हमने देखा था कि निर्वाचन संबंधी कुछ अपराधी हमने बताया था कि किस प्रकार अपराधी घोषित किया जाएगा। धारा 29 में मैंने आपको बताया था कि भ्रष्ट आचरण का दोषी भी पाया जा सकता है, किस प्रकार से भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को दोनों चीजें बता दी है। तो यहां पर यही बात कह रहा है कि अगर मान लो धारा नंबर 28 और धारा नंबर 29 के द्वारा क्या किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसको क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। यानी कि ये क्या होगी, अयोग्यता होगी उसकी, ठीक है। तो यानी कि वहां पर हम निर्वाचन में इसको शामिल नहीं करेंगे, यही आपको धारा नंबर 35 बताती है भाई। धारा 35 में यही लिखा गया है कि इन आधारों पर कोई भी दोषी साबित होता है तो जिला न्यायाधीश 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अवैध घोषित कर देगा। इन आधार पर, इसमें यही लिखा गया है, इन आधार पर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह अगले 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यानी कि कहना क्या चाह रही कि मान लो कि इन दोनों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है। हाँ, तो मैंने लिख दी धारा नंबर 29 में आपको भ्रष्ट आचरण का दोषी किस प्रकार से वो पाया जाएगा वो हमने लिखा। हाँ,
तो यही बात माँ बाप का सारा बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इन दोनों के आधार पर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में वह 6 वर्षों तक, अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ेगा। ये आपकी धारा नंबर 35 कहती है। ठीक है, अगली बात कही मैंने यहां से आपको धारा नंबर 36, निरर्हताओं को हटाया जाना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, निरर्हताओं को हटाया जाना। अभी हमने 35 के अंदर पढ़ा, 35 में निरर्हताएं पढ़ी यानी कि अयोग्यताएं, और अयोग्यताएं हमने देखी इन दोनों के आधार पर जो अयोग्य घोषित है वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा अगले 6 महीने तक। अब यहां पर कहा गया कि भाई जरूरी तो नहीं है भाई, जो हमने अभी 6 वर्ष के लिए कहा तो जरूरी नहीं है कि 6 वर्ष परमानेंट रहेगा, कि 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा वो। अभी यहां पर क्या किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है अगर वो व्यक्ति वहां से दोषी नहीं पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां से आपकी जो 6 वर्ष की अयोग्यता लिख रखी थी वहां पर, उसको क्या कर सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। तो हटाने की बात कहां पर लिखी हुई है, धारा नंबर 36 में लिखी हुई है। तो धारा 35, 36 एक साथ आप लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका मैंने बताया कि 35 में तो क्या है, अयोग्यता है यानी कि निरर्हताएं हैं, और धारा नंबर 36 के अंदर क्या है, उनको हटाया जाना है। वहां पर तो क्या है, अयोग्य होता है तो 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, और यहां पर 6 वर्ष के चुनाव लड़ने की जो वैधता है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस बात को यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलो जी, तो मैंने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति धारा नंबर 35 के अनुसार, 35 के अनुसार अवैध घोषित किया जाता है, अवैध घोषित किया जाता है यानी कि अयोग्य लिखेंगे, अवैध नहीं, अयोग्य घोषित किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है, और उस पर, और उस पर 6 वर्ष का, 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, तो यहां से ध्यान रखने की, ऐसे व्यक्ति पर निर्वाचन आयोग उसको कम भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं होने पर, सिद्ध नहीं होने पर अपराध मान लो सिद्ध नहीं हुआ, नहीं होने पर निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 वर्ष चुनाव लड़ने के प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा। आयोग के द्वारा 6 वर्ष चुनाव लड़ने के प्रतिबंध को कम या हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये धारा नंबर आपकी कौन सी कहती है, धारा नंबर 36 कहती है। ठीक है, अगली बात करें, अगली है आपकी धारा नंबर 37। यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल किरण जी वेलकम है। आज कहीं भाई कोई कारण था इस वजह से नहीं आ पाए। अब यहां पर बात करते हैं धारा नंबर 37 की। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है पद की शपथ, यानी कि जो यहां पर सदस्य होंगे, मीनू शर्मा जी बिल्कुल वेलकम है। अब यहां पर मैं कहूं कि पद की शपथ, यानी कि जो सदस्य होंगे यहां पर, इनको शपथ कौन दिलवाएगा, किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। तो अब अगर बात करें धारा नंबर 37 के द्वारा, तो यहां पर लिखेंगे धारा नंबर 37 के अनुसार, 37 के अनुसार सदस्यों को पद की शपथ दिलाई जाती है, पद की शपथ दिलाई जाती है।
यानी सीधा सा आपसे प्रश्न करेगा, किस धारा के अनुसार नगर पालिका के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि धारा नंबर 37 के द्वारा क्या किया जाता है, नगर पालिका के सदस्यों को क्या किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। बिल्कुल जी, संजीव कंवर जी, बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। अगला प्रश्न आपका क्या बनेगा यहां से कि ठीक है, धारा नंबर 37 के अनुसार पद एवं शपथ दिला देंगे, उसको पद की शपथ दिला देंगे, लेकिन दिलाएगा कौन इसमें शपथ, शपथ दिलाने वाला कौन होगा? तो जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कि शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी। तो यहां पर हम नोट करके लिख सकते हैं, नगर पालिका के सदस्यों को, नगर पालिका के सदस्यों को को जिला कलेक्टर के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा अथवा राज्यपाल के द्वारा। नहीं रेखा जी, ये गलती मत कर देना। अंशुल जी, बिल्कुल जी, जय श्री राम। तो नगर पालिका के सदस्यों को जो जिला कलेक्टर होगा, यहां पर अंडरलाइन कर लेना इसको, जिला कलेक्टर के द्वारा अथवा जिला कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति, जिला कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, दिलाई जाएगी। अब ध्यान रखना, शपथ की बात आती है, ध्यान रखना 37 कल जो हमारी क्लास होगी उसी के अंतर्गत में आपको बीच में या फिर एट लास्ट में हमारा जो अध्याय नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 2 के अंतर्गत 3 से 50 तक की जो धाराएं पढ़ी है, इनको मैं जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा। यानी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से, भाई ये तो याद ही रखनी है, किन किन को हम इस जोड़े के साथ याद रख सकते हैं, बीच बीच में से कैसे पूछ ली जाए तो कैसे याद करनी है, वो तरीका आपको बताने वाला हूं। साथ में अध्याय नंबर 3 की भी हम बात करेंगे। कल के ही सेशन में 2 घंटे लगातार थ्योरी की ही क्लास होगी आपकी। ठीक है, आगे बात समझ में ध्यान रखना भाई, है ना। आप लोग आओगे नहीं ना तो जो पढ़ाने का मजा है ना वो नहीं आता। तो लाइव सेशन लिया करो भाई। देखो आपके पास थोड़ा सा टाइम भी होगा, लाइव सेशन लोगे तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने का। ठीक है, ऐसे मजा नहीं आता भाई। तो यहां से ध्यान रखेंगे। और मैं आप लोगों को वही जो आपको किताबों में नोट्स मिलेंगे या फिर आप लोगों को कहीं से पढ़ोगे, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। इसके बाद याद भी मैं कराऊंगा, इतनी भी मेरी वो है। कल कितने बजे? तो कल हम शाम को 6 बजे रख लें, सब फ्री हो तो शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे 6 से 8 क्लास रख लेंगे। और 8 बजे के बाद आप लोगों से बातचीत का एक सेशन रखेंगे। 8 बजे से लेकर 8:30 तक एक आपका सेशन रखेंगे, जिसमें आप लोगों से चर्चा करेंगे, आप लोगों से कुछ थोड़ा सा आपको भी टाइम देंगे भाई, है ना। 6 से 8 क्लास रख लेंगे और 8 बजे अपना एक इवेंट रख लेंगे, 8 से 8:30 तक। ठीक है और आपका आइडिया दे देना। ठीक है, तो कल तो शाम को फ्री है तो कभी भी रख सकते हैं। तो आपकी 37 वाली बात तो यहां से समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहां गई हमारी धारा नंबर 38? तो धारा नंबर 38 क्या कहती है आप लोगों से? धारा 38 के अंतर्गत 6:30 नहीं, फिर तो 6, ये कोई टाइम नहीं हुआ बीच वाला। ठीक है, अगर हम लोग बात करें धारा नंबर 38 की, तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है त्याग पत्र। अब आपको समझ में आना है कि धारा नंबर 38 के अंदर जो त्याग पत्र है, धारा नंबर 38 से पहले 37 थी, इसमें शपथ थी। शपथ लेंगे उसके बाद ही तो क्या करेंगे, त्याग पत्र। कल ही बताऊंगा पर तरीका कैसे कैसे याद करना है हमको। ये क्या है, ये नगर पालिका एक्ट 2009 है। हाँ, एक चीज और, अगर कल समय मिला तो कल ठीक, नहीं तो परसों के दिन आपकी अभी 4 दिन पहले ही, ध्यान रखना करंट की बात है, 4 दिन पहले ही धारा नंबर आपकी 39, धारा कौन सी आपकी 39, इसी में एक पार्ट और है भाई, धारा नंबर 35 के अंदर अभी संशोधन हुआ है और एक नई चीज जोड़ी गई है। उसको मैं कल में अलग से इवेंट करके वहां पर बताऊंगा, यहां पर नहीं बताऊंगा उसको अलग से, क्योंकि करंट की चीजें अति महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखनी ही होगी। ठीक है, और बहुत से ने ये भी सोचा होगा कि सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ, उसमें एक धारा और जोड़ी गई है। ठीक है, उसको हमें ध्यान रखनी, संशोधन करके बात करेंगे कल ही। एक छोटा सा इवेंट उसके लिए भी बना देंगे 15-20 मिनट का, तो ताकि उसको अच्छे से पढ़ लो आप लोग। कहां पर थे हम लोग, त्याग पत्र पे थे। तो त्याग पत्र की बात करें धारा नंबर 38 में, अब त्याग पत्र किसका, तो त्याग पत्र यहां पर हम सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो सदस्यों को जो त्याग पत्र दिया जाएगा, त्याग पत्र किसको देंगे, सदस्य।
तो यहां से अगर सदस्य की बात हो रही है तो सदस्य तो त्याग पत्र देगा किसको? अध्यक्ष को। जैसे कि नगर पालिका की बात करें हम लोग तो नगर पालिका में कौन होता है आपका चेयरमैन, जिसको आप बोलते हो चेयरमैन या फिर अध्यक्ष बोलते हो, या तो चेयरमैन बोलते हो या अध्यक्ष बोलते हो, इसको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सदस्य होंगे आपके नगर पालिका के वो इसको देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि नगर परिषद, तो नगर परिषद में कौन होता है आपका? नगर परिषद में आपका होता है कौन? यहां पर हम बात करें सभापति, तो यहां पर सदस्य किसको देंगे? सभापति को देंगे त्याग पत्र। अगर आपकी बात करें नगर निगम की तो नगर निगम में कौन होता है आपका? महापौर होता है। चलो ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, आपने बता दी। ठीक है, सदस्य तो किसको देंगे? जो सदस्य होंगे वो सदस्य तो इन तीनों को दे देंगे, जिसका भी सदस्य वो इनको दे देगा त्याग पत्र। आगे बात समझ में। लेकिन सर मान लो इनको ही त्याग पत्र देना है, भाई इनको ही त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे? ये करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर, तब तक मैं ये वाली बात यहां पर नोट कर देता हूं आपको। ठीक है कि भाई इनके अध्यक्ष जो हैं, सभापति हुआ, महापौर हुआ, चेयरमैन हुआ, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? यहां पर लिखिएगा, एक वर्ड में ही लिख रहा हूं मैं, नगर पालिका ही लिख रहा हूं, ना तो नगर परिषद लिखूंगा, नगर पालिका से समझ जाना। अगली बात लिखिए इसके अंतर्गत क्या है? नगर पालिका के सदस्य, पालिका के तीनों ही स्तर, तीनों ही संस्थाओं के सदस्य, तीनों संस्थाओं का मतलब समझ गए अभी जो मैंने बताई थी, तीनों संस्थाओं के सदस्य अपना त्याग पत्र, किया किसी ने आंसर? शाबाश राज्यपाल को। और बताओ आंसर, और दो, और दो, अभी तो बात करेंगे। तो सदस्य अपना त्याग पत्र संबंधित संस्था के, संबंधित संस्था के या निकाय के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेगा, को अपना त्याग पत्र सौंपेगा, सौंपेगा। क्लियर बात? ये तो आपके समझ में आ गया कि सदस्य जो होंगे वो जो अपना त्याग पत्र सौंपेंगे वो किसको सौंपेंगे? तो यहां से बात समझ में आ गई, जो संबंधित अध्यक्ष होगा उसको सौंपेंगे। रेखा जी गलत है, संजू जी गलत है। अब मत भूलना, पर अब मैं जो बता रहा हूं उसको कानों को ना खोल लेना अच्छे से, और खोल के अच्छे से यहां पर कानों को तो खोलना है, यहां से तो सुनना है, और यहां पर चेपना है ना? चेप लोगे ना। अब यहां से मैं बात करूं तो ध्यान देना, जो ये अध्यक्ष होंगे, यानी कि एक तो मैंने अध्यक्ष कहा, एक महापौर कहा, और एक आपका कौन हो गया? मजिस्ट्रेट को भी नहीं सौंपेंगे। ठीक है दिवेश जी, ये भी गलत हो गया। ये सौंपेंगे आपके जो संभागीय आयुक्त होगा उसको सौंपेंगे। तीनों के तीनों ही संभागीय जो आयुक्त होगा उसको सौंपेंगे। जैसे कि हमने ग्रामीण परिवेश देखा था, ग्रामीण परिवेश में हमने बात की थी कि आपका जो पंचायत समिति, देखो वहां पर भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो नगर पालिका की बात है। अगर हम बात करें आपके कहां की, ग्रामीण के अंतर्गत, तो यहां पर आपकी पंचायत समिति सदस्य होता है, पंचायत समिति सदस्य होता है। पंचायत समिति सदस्य के ऊपर कौन होता है? प्रधान होता है। और प्रधान के बाद में कौन हो जाएगा आपका? प्रधान के बाद में कौन होता है आपका? जिला परिषद होता है। यही सिस्टम होता है, जिला परिषद। अब वहां पर क्या था, ये पंचायत समिति सदस्य तो किसको सौंपेंगे त्याग पत्र? प्रधान को। प्रधान किसको सौंपेगा? जिला परिषद को। और जिला परिषद सदस्य किसको सौंपेगा? तो संभागीय आयुक्त को सौंपेगा। सेम प्रोसेस यहां पर है, सेम प्रोसेस वहां पर क्या था? पंचायत समिति प्रधान को, प्रधान आपकी जिला परिषद को, और जिला परिषद आपका जो संभागीय आयुक्त होगा उसको सौंपेगा। सेम वही प्रक्रिया यहां पर है। यहां पर सदस्य तो अध्यक्ष को देंगे, और अध्यक्ष कहां पर देगा? तो जो संभागीय आयुक्त होगा उसको अपना त्याग पत्र देगा। तो ये बात भी यहां पर नोट करके लिख देते हैं, नोट करके लिखो। क्या बोला मैंने आपसे? तीनों ही संस्थाओं के या फिर तीनों ही निकायों के, तीनों ही निकायों के अध्यक्ष, तीनों ही निकायों के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र संबंधित संभागीय आयुक्त को सौंपेंगे। त्याग पत्र संभागीय आयुक्त
को सौंपेंगे। तो समझ में आया होगा, सौंपेंगे। यहां पर कही थी मैंने एक तो आपकी धारा नंबर 37 के अंतर्गत कि पद की जो शपथ है वो आपका जिला कलेक्टर दिलवाएगा। जिला कलेक्टर का जो उसके द्वारा जो कोई सदस्य नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। वहीं पर त्यागपत्र की बात आई तो त्यागपत्र संबंधित अध्यक्ष को सौंपेंगे सदस्य तो, और जो अध्यक्ष है वो संभागीय आयुक्त को सौंपेगा। नहीं भूलोगे ना, पक्का थम्स अप करके बता दो एक बार कि सर नहीं भूलेंगे। अब आप कभी भी चाहे है ना आते ही क्लास में पहले यही प्रश्न करना, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। अगली धारा है आपकी कौन सी, धारा नंबर 39, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि सदस्य को हटाया जाना, यानी कि सदस्य को हटाया भी जा सकता है। जो अभी आपने सदस्य देखे थे उन सदस्यों को हटाया भी जाता है, लेकिन हटाया कैसे जाएगा, पक्का याद रहेगा हमेशा, कभी भी पूछू बिल्कुल आते ही आंसर मिलेगा। चलो ठीक है, बीच में पूछूंगा कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता हूं आपको भुला के, याद रखना ये चीजें। धारा नंबर 14 और धारा नंबर 24 इसके अनुसार जो मैंने आपको अयोग्यताएं बताई गई थी, इसमें भी निरर्हताएं बताई थी मैंने, यहां पर भी आपको निरर्हताएं बताई थी कुछ। तो यहां पर जो निरर्हताएं बताई थी उनके संबंध में लिखा गया है कि इन दोनों के आधार पर सदस्य को अयोग्य घोषित करके हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। वेरी गुड, यही मुझे उम्मीद थी आप लोग आंसर करेंगे। अब धारा नंबर 39 की बात करते हैं तो आप लोगों के समझ में है कि धारा 14 और धारा 24। अब बार बार नहीं बताऊंगा यहां पर धारा 14 क्या थी, धारा नंबर 24 क्या थी। तो दोनों धाराओं के अनुसार अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया है तो उस सदस्य को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये तो हो गया आपकी शॉर्ट में, और इसी चीज को हम थ्योरी के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं यहां से आप लोगों से, तो दो तीन चीजें यहां पर निकल के आती है। क्या क्या चीजें निकल के आती है उनकी भी बात करेंगे हम लोग यहां पर। जैसे कि बात करें आपसे, तो आपके जैसे 3 से अधिक बैठकों में अगर कोई सदस्य भाग नहीं लेता है, क्या नहीं लेता है, भाग सदस्य नहीं लेता है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। यानी कि यहां पर लिखी लेंगे दो बातें। अगर किसी सदस्य के द्वारा एक तो ये बातें ध्यान रखना, इसके अलावा अगर किसी सदस्य के द्वारा लगातार 3 बैठकों में बिना अनुमति के, बैठकों में बिना सूचना किए हुए, बिना सूचना किए शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, तो उसे हटाया जा सकता है, उसे या उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो उसकी सदस्यता को चलो मुझे बताओ उसकी सदस्यता को समाप्त कौन करेगा, सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एक तो ये बात समझ में आ गई कि लगातार वो 3 क्या रह गई, 3 बैठकें हुई, तीनों में भाग नहीं लिया। सर किस कंडीशन में अयोग्य घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल वही बात मैं और लिखवा रहा हूं। आपकी धारा नंबर 14 पढ़ लेना एक बार, धारा नंबर 24 लिख लेना, वहां पर उसके आधार पर। और अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो 3 जो बैठकें हुई उनमें लगातार 3 बैठकें हुई, उनमें शामिल नहीं हुआ और उसने सूचना भी नहीं दी कि मैं इस कारण से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न मेरा आप लोगों से यह है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि अगर सदस्यता को समाप्त करना है तो इस सदस्यता को समाप्त कौन करेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या आना चाहिए, आंसर यहां पर आना चाहिए। अगली बात मैं लिखूं यहां पर आपसे, ठीक है, अगर मान लो किसी सदस्य के द्वारा, सदस्य अगर 30 दिन के अंदर, 30 दिन में शपथ नहीं लेता है, 30 दिन में शपथ नहीं लेता है, तो भी उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। चीज क्लियर यहां से। अगली बात मैं लिखूं यहां से आपकी, अगली बात क्या हो जाएगी हमारी,
अगर कोई व्यक्ति है अपने कर्तव्य जो उसको सौंपे गए हैं, चलो जी पूजा राव जी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है, आपको पढ़ना है, टाइम ध्यान रखा करो। अगर मैं बात करूं यहां से, मैंने दो चीजें तो यहां पर लिखी कि लगातार 3 बैठकों में शामिल नहीं हुआ, 30 दिन के अंदर उसने शपथ नहीं ली, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष के द्वारा, शाबाश रेखा जी, बिल्कुल वेल डन। अगर मैं यहां से बात करूं, अगली बात मैंने कही आप लोगों से, यानी कि जो उसके कर्तव्य है, यानी मान लीजिए कि मैं सदस्य हूं, किसका, नगर पालिका का सदस्य हूं, जो मुझे काम सौंपा गया है उस काम को मैं कर ही नहीं रहा, तो उस स्थिति में क्या, यानी कि जो मेरे कर्तव्य हैं उनका मैं निर्वहन ही नहीं कर रहा, कर्तव्य जो दिए गए हैं मुझे उनका पालन नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में भी आपको हटाया जा सकता है। ये आपकी धारा नंबर कौन सी बताती है, 40 बताती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर, सॉरी धारा नंबर 39 आपको बताती है। तो यहां से हम लोग बात करें किसकी, क्या कहा मैंने आप लोगों से, अगर किसी सदस्य के द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाए, के द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाए तो उसे हटाया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। चीज क्लियर यहां से। अगली अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो किसी भी सदस्य के द्वारा पद का दुरुपयोग किया जाए, ये वाली बात तो यहां तक हो गई, ठीक है। अगर मान लो यहां पर और भी हम ऐड कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पद का दुरुपयोग किया जाए, दुरुपयोग कैसे, जैसे कि दुरुपयोग किया जाए, तो भी, अब क्या, जैसे कि हम बात कर रहे थे सर हटाने की बात, तो आप बहुत देर से कर रहे हो, आपने चीजें भी हमें बहुत सारी बता दी, ऐसे 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 हटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी कह रहे थे कि हटाया कैसे जाएगा, आपकी क्लास अटक रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, ठीक है। यहां पर कहा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, अध्यक्ष तो हटाएगा, लेकिन कैसे हटाएगा, वैसे अपनी मर्जी से ही, भाई मान लो उसकी तो किसी से दुश्मनी है, मान लो मुझे तो आप अच्छे नहीं लगते, मैं तो कहता हूं कि भाई आप लोगों को हटाना है मुझे, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ी पता है किसी को कि भाई ये क्या मामला है, इन दोनों की भीतर की बातें हैं, पसंद नहीं है इसको इसलिए हटा रहा है ये, तो ऐसे भी तो कर सकता है अध्यक्ष तो, लेकिन नहीं, इसको ऐसे नहीं हटाया जाएगा। इसको हटाया कैसे जाएगा, इसके लिए ध्यान रखना, एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, या तो कोई रिटायर होगा, सेवानिवृत्त होगा, उसको अधिकारी बनाकर क्या किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, क्या रियल में इसने जो यहां पर हमने दिया आधार, एक तो आपकी सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 14, एक तो यह आधार दिया कि इनमें से जो जो बातें हैं उनका क्या किया हो, उसने दुरुपयोग किया हो, या फिर उसने पद की शपथ इनके अंदर नहीं ली हो, ऐसी बातें अगर उसमें वहां पर कमी पाई जाती है तो उस अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद ही उस व्यक्ति को पद से हटाया जाएगा। प्रिया जी बिल्कुल, शाबाश जी, वेलकम है आपका, नमस्कार। पारा सर जी बिल्कुल नमस्कार, वेलकम है आपका भी। तो यहां से ये वाली बात भी हमको क्या कर देनी चाहिए, नोट कर देनी चाहिए। किसी नोट करके लिखेंगे इसको, ठीक है। किसी व्यक्ति पर इन आधारों पर आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी, मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर लिख दूंगा, ताकि आपको अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना एग्जांपल्स। अच्छा जी, 6 बजे वाली क्लास क्यों नहीं, कहीं मैं फंस गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई भाई 6 बजे वाली, ठीक है। अब आपकी ध्यान रखना, कल शाम को 6 बजे होगी इसी की, क्योंकि उसको तो पार्ट ए को तो हम जल्दी कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ये थोड़ा लेट होगा, इसलिए कल 6 से लगातार, कल 6 बजे से 8 बजे तक लगातार इस क्लास को हम करेंगे, शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक यही क्लास करेंगे, थ्योरी की ही क्लास करेंगे, लेकिन आप लोग आना जरूर भाई क्लास में, तभी मजा आता है। देखो क्लास करने का, मुझे भी पढ़ाने का मन तभी करता है, आप लेट आओगे फिर मेरा मन कैसे करेगा, ठीक है। पढ़ाने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट होंगे तभी तो मन करता है सामने वालों को देखकर, हाँ इनके अंदर लालसा है। हाँ जी,
सेवानिवृत्त अधिकारी के द्वारा जांच के बाद हटाया जाएगा। बिल्कुल। और यहां पर दिवेश जी ये भी है कि भाई जैसे कि मैं हूं और मेरे ऊपर जांच की जा रही है, तो जांच की जा रही है ना, तो अगर मैं जांच में दोषी पाया जाता हूं तो मुझे हटा ही दिया जाएगा, लेकिन मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। मैं भी अपना पक्ष रख सकता हूं, ये नहीं कि सेवा की जांच करी आपको मौका ही नहीं मिला बोलने का, नहीं, बिल्कुल मौका मिलेगा। आप लोगों को भी पक्ष रखने का, यानी कि इन सदस्यों की बात करें तो इन सदस्यों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और यहां पर फिर अगला प्रश्न आपका यह हो सकता है कि सर मान लो कि ठीक है ये अयोग्य व्यक्ति था, यहां पर इन पर जांच चल रही थी, तब तक क्या व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा, उसके कामों पर रोक लगा दी जाएगी। तो यहां पर यह बात भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं होता है, जब तक उसकी जांच चल रही है, तब तक वो व्यक्ति सुचारू रूप से काम कर सकेगा। और काम करने के साथ साथ उसके द्वारा जो काम किए जाएंगे वो वैलिड भी होंगे। ठीक है, वैलिड भी, मान्य भी किए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं कल के लिए कह रहा हूं भाई, कल के लिए कह रहा हूं, कल आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। देखो मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोगों के इंटरेस्ट है, तभी मैं इतनी सारी थ्योरी करवा रहा हूं। नहीं, मैं भी औरों की तरह क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकता था, बीच बीच में से आपको धाराएं पढ़ा सकता था कि बीच में से नहीं इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, लेकिन मेरा एक बार उद्देश्य कि आपको सारी जो धाराएं इनका चीजें मैं क्लियर कर पाऊं। अब पहले तो कल की क्लास में मैं जैसे ही आऊंगा 6 से 8 वाली में, ठीक है, इसके अंदर बीच में कहीं पर, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अध्याय नंबर 3। हो सकता है आज पूरा कर दें इसको, नहीं तो 2-4 जो धारा रहेंगी उनको कल के सेक्शन में पूरा कर लेंगे, और उसके बाद हम अगला जो अध्याय रहेगा हमारा धारा का अध्याय नंबर 3 जो 51 से प्रारंभ होगा, उसकी बात करेंगे। बीच में जो हमने ये धाराएं जो पढ़ी है 3 से लेकर 50 तक, इनकी हम बीच में क्या करेंगे, इनका बीच में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और मैं आपको याद करवाऊंगा कि कैसे इनको जोड़ा बना के याद कर लो, इनको ऐसे याद कर लो, तरीका हम बीच क्लास के अंदर समझेंगे। प्रिया जी सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है क्या ये क्लास? ये नगर पालिका एक्ट है भाई, तो नगर पालिका एक्ट है क्या आपके सेकंड ग्रेड के अंदर? चलो, अब बात करते हैं हम क्या लिख रहे थे यहां से, किसी व्यक्ति पर इन आधारों पर आरोप लगता है तो, लगता है तो उस आरोप की जांच, तो उस आरोप की जांच उस आरोप की जांच किसी सेवानिवृत्त, देखो यहां पर सेवानिवृत्त तो हमने लिखा है, साथ में ऑब्लिक लगाकर ये बात भी हम नोट कर लें कि जरूरी नहीं है कि वो सेवानिवृत्ति हो। बिल्कुल सरल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है जी। चलो कोई बात नहीं परमानंद जी, यहां पर लिखें कि जांच किसी सेवानिवृत्त या फिर उस समय तत्कालीन कोई अधिकारी हो तो उसके द्वारा भी करवाई जा सकती है। तत्कालीन अधिकारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा जांच करवाकर, करवाकर उस पर दोष सिद्ध होता है तो, होता है तो हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। अब यहां पर नोट वगैरह की एक बात जरूर नोट करिएगा इसी के संबंध में, आरोपी सदस्य को, आरोपी सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, को अपना पक्ष पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ठीक बात, तो सही नहीं दिख रहा, एक मिनट बताना भाई। नहीं जी, रेड पेन खत्म नहीं हुआ, एक बार देखो, एक बार अच्छे से देखो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, इसका और इलाज करता हूं मैं। अब देखो एक बार, अब अच्छे से दिख रहा है।
आ गई होगी आपकी ये सारी बातें समझ में यहां से। ठीक है, अगली बात करते हैं यहां से हम लोग। शाबाश जी, चुप पढ़ लो, सही है सर, चलो आगे, दिख रहा है। शाबाश जी। तो ये सारी जो मैंने आपको बताई है धारा नंबर किससे संबंधित, 39 के संबंधित सारी बातें आपको बताई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी सदस्य को हटाना है तो क्या किया जाएगा, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स आपको जब यहां पर मिलेगी ये पीडीएफ, उसके अंदर मिल जाएंगे एग्जांपल। तो धारा नंबर 14, धारा नंबर 24, इसके अनुसार कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर किसी सदस्य के द्वारा 3 बैठकों में शामिल नहीं हुआ है तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 30 दिन तक उसने शपथ नहीं ली है तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी सदस्य के द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। और हटाने के लिए जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ही क्या किया जाएगा, यहां पर उस व्यक्ति को पक्ष रखने के बाद हटा दिया जाएगा। यहां से एक बात और इसी के अंदर लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और भी आ जाएगा ना इसमें। हाँ जी बिल्कुल, एक बात और लिख देंगे यहां से नोट करके। राज्य सरकार आरोपों की जांच जिला न्यायाधीश से करवा सकती है। जिला न्यायाधीश से या जिला न्यायालय से करवा सकती है, सही करवा सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है वो नोट कर दिए जाएंगे, आपको करवा सकती है। ठीक बात, यू ही आपकी धारा नंबर कौन सी, धारा नंबर 39 कंप्लीट। अब बात करते हैं धारा नंबर 40 की बात करें तो धारा नंबर 40 के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहां गई हमारी 40 धारा, ये रही। पदावधि की समाप्ति के पश्चात अभिकथनों की जांच, कहना क्या चाहती है सर आप भी। अच्छा जी बिल्कुल जी, है ना, कल लगाऊंगा, आपने याद दिलाया, कल पक्का लगाएंगे फिर, है ना, क्लास का लगा देंगे हमारी का, पहले ही एक बनवा के इवेंट। अब यहां से हम लोग बात करें आपसे, तो ये कहना क्या चाह रहा है भाई। ठीक है, ये धारा नंबर 40 क्या कहना चाह रही है, पदावधि की समाप्ति के पश्चात अभिकथनों की जांच। मान लीजिए अभी हमने पढ़ा कि सदस्य को हटाया जा सकता है, ठीक है, बात सही है, हटाया जा सकता है, निम्न प्रकार मैंने आपको बता दिए। लेकिन मान लो पदावधि कंप्लीट पूरी हो गई, आपका क्या हुआ, जो पद पे था वो पद की सदस्यता पूरी कर ली उसने, और उसके बाद उस पर आरोपों की जांच की गई, यानी कि वो दोषी पाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस बात का उल्लेख आपकी धारा नंबर 40 के अंदर किया गया। यानी कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात अभिकथनों की जांच, यानी कि इसके बाद भी जांच की जा सकती है। यहां पर यह नहीं है कि आपने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो कार्यकाल पूरा कर लिया तो आप बच गए। अगर मान लो लगा कि आपने कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से धोखा किया है तो उसके लिए आपकी भी जांच करवाई जा सकती है, आपकी जो कार्यकाल है समाप्ति के बाद भी। और अगर मान लो कि उसके बाद आप दोषी पाए गए तो फिर क्या किया जाएगा, अब तो कार्यकाल ही पूरा हो गया हमारा, तो कुछ भी कर लो, अब क्या होगा, तो उस समय क्या किया जाएगा, यहां से स्पष्ट रूप से लिख रखा है अगले 6 वर्ष तक आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आपको बख्श दिया जाएगा, दोबारा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसकी यहां पर क्या लिख रखी है, सारी बातें यहां पर लिख रखी है। अगर आप किसी भ्रष्टाचार के अंदर अपराधी पाए जाते हो तो 6 साल तक आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो लिखते हैं इस बात को भी। इसका भावार्थ क्या कहता है, किसी सदस्य के द्वारा ये तो आपकी धारा की मुख्य भाषा है जो आपकी किताब की है, ये आपकी भाषा होगी। किसी सदस्य के द्वारा कार्यकाल पूरा कर लिया गया, कार्यकाल पूरा कर लिया गया किंतु कार्य की समाप्ति पर, कार्यकाल की समाप्ति पर या कार्यकाल की समाप्ति के बाद, कार्यकाल के समाप्त होने के बाद किसी भी
प्रकार का भ्रष्टाचार आरोप लगाया जाता है, भ्रष्टाचार आरोप लगता है, आरोप लगता है, और उस आरोप में वह दोषी पाया जाता है, वह दोषी पाया जाता है, पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो उसे अगले 6 वर्ष, उसे अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। आई बात समझ में? धारा नंबर 40 आप लोगों के समझ में आई होगी। पद से हटने के बाद भी, जी बिल्कुल रेखा जी, पद से हट गया, कार्यकाल समाप्त हो गया तो पद से हट गया होगा। अब पद से हट गया तो उसके बाद अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं इसने कुछ ना कुछ अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाएगा और आरोप की जांच करवाई जाएगी। जांच करवाने में अगर उस पर जो आरोप लगाया गया है वो अगर क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति पर क्या किया जाएगा, 6 माह का, अगले 6 वर्ष तक का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सर राजस्थान ज्योग्राफी में नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार तैयार, नहीं जी बिल्कुल नहीं, पहले वाला ही चलेगा, कोई नया ऐड नहीं करना। बस आपको अगर नया पढ़ना है तो करंट के अनुसार पढ़ना है। करंट के अनुसार कैसे, कि कौन कौन से आपके नए जिले बने हैं, यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि क्या आपके जो निम्न में से कौन सा नया जिला नहीं बना, ठीक है, ऐसे प्रश्न किया जा सकता है। निम्न में से कौन कौन से कितने जिले बने हैं, इस प्रकार से आज वर्तमान में कुल कितने जिले हो गए, इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। पूछ सकता है कि संभाग कितने नए बने हैं, कौन कौन सा संभाग बनाया गया है, निम्न में से कौन सा नया संभाग नहीं बना, इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। टोटल कितने संभाग हो गए, ऐसे प्रश्न आप लोगों से कर लिए जाएंगे। बिल्कुल योगी सर जी नमस्कार जी, वेलकम है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगली हम, अच्छा टाइम हो गया हमारा, चलो जी भाई साहब, तो ये आपकी 40 हो गई, कल 10 को और करके खत्म, आपका अगला अध्याय कल चालू कर देंगे, ठीक है भाई। सर आयोग के द्वारा ही जांच होगी क्या, बिल्कुल, किसकी जांच, इनकी जांच, इसकी जांच आयोग ही करवाएगा, इसकी जांच, ठीक है भाई। कार्यकाल हो गया, आप लोगों ने जैसे पिछले सेशन में हमने कौन सी धारा नंबर 39 में जो पढ़ा था हमने, सेम वही उसी प्रक्रिया से इसकी जांच करवाई जाएगी और जांच करवाने के बाद हटाया जाएगा, ठीक है। और कोई प्रश्न बताओ जल्दी से यहां से। ठीक है, अगर मैं कहूं आप लोगों से यहां पर, कहां गया हमारा, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, तो जैसे कि हम अगली यहां पर बात करें, यहां पर तो जांच के बारे में लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत तो किसके बारे में लिखा हुआ है, जांच के बारे में। ये तो मैंने आपको एक तरह से यहां पर ही बता दिया। अगली बात यहां पर भी लिखेंगे सजा का, कि यहां पर तो क्या है कि कोई व्यक्ति है उसको क्या है कि जांच करवाई जाएगी केवल, यहां पर तो इसके अंतर्गत तो आपकी धारा नंबर 40 के अंदर तो क्या है, जांच करवाई जाएगी, चाहे उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा चुनाव लड़ ले, तो इसलिए उस पर जांच करवाई जाएगी। इसके अंदर तो धारा नंबर 40 के अंदर 41 के अंदर अगला आपको जो मिलने वाला है, चलो बता देता हूं, एक और धारा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लिखा है, 41 के अंतर्गत धारा नंबर 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में यहां पर लिखा गया है। अगर मान लो कि यहां पर क्या कहा, धारा 39 के अधीन जो हटाए गए सदस्य, उनकी सदस्यों की निर्योग्यता, क्या क्या योग्यताएं होंगी, और उनको 6 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाएगा। इसको चलो कल ही लिखेंगे थ्योरी यहां से अच्छे से, ताकि आपके समझ में आएगा। इतना ही बहुत है आज के लिए, 40। इसके बाद अगली जो 10 है वो कल के सेशन में, यानी कि शाम को 6 बजे। और ध्यान रखना, इसके बाद आपका अध्याय 3 भी कल के सेशन में प्रारंभ होगा, और इनका रिवीजन भी कल के अंदर ही हम करने वाले हैं। आपके 10 मिनट के अंदर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, और शॉर्ट में आप लोगों को समझाते हुए वहां पर कि कौन कौन सी, ये तो आप मुंह जवानी याद रखोगे। जैसे कि बताओ मुझे, प्रिया बताएगी यहां से
कि जो शपथ दिलवाई जाती है वो शपथ किस धारा के अंतर्गत है। मीनू शर्मा बताएगी यहां से कि दिवेश बताएगा, है ना, मीनू शर्मा दिवेश से अलग अलग प्रश्न। यहाँ पर प्रिया तो बताएगी शपथ किस धारा के अंदर है, ठीक है, और दिवेश बताएगा जो त्याग पत्र है वो किस धारा के अंदर है, और मीनू शर्मा बताएगी कि जो त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष त्याग पत्र देगा तो किसको देगा। तीनों कमेंट मुझे अभी आंसर में चाहिए यहां पर। सर मैं यहीं से सारा लिख रही हूं, बिल्कुल जी मीनू शर्मा, यहां से आपको और भी मैं कुछ लिख के दे दूंगा अभी, है ना, इसके अंदर भी एग्जांपल और बहुत सारे मैं ऐड करने वाला हूं अभी, जब आपको पीडीएफ मिलेगी उससे पहले बहुत कुछ मैं यहां पर और लिखने वाला हूं इसके अंतर्गत। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, आंसर करना जरूर, कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं, ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।